Hello everyone, welcome to Law Chakra. I am Shivang and in today's video we are beginning one of the most important topics for every law student and every citizen, the basics of Indian legal system. अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या सिर्फ अपने लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर समझना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है. In this session we will cover the basic concepts of Indian legal system, understand the foundation of common law, explore the salient feature of Indian constitution, discuss the rule of law, and finally understand how the Indian judicial system works. मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आप सिर्फ इसे याद ना करें बल्कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आगे जुडिशरी के लिए भी क्लियर हो जाएं. So without wasting any time, let's begin our journey into the legal system. So let's begin. सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन लॉ होती क्या है. ठीक है. कॉमन लॉ इज वन ऑफ द earliest and the most influential legal system in the world. It emerged in England and later spread to many parts of the world. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया कैसे बढ़ा shaping the legal system shaping the legal tradition of nations such as जब यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया में एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी ये इवॉल्व हुआ. ठीक है. कैसे हुआ ये इसका जो ये जो जैसे इवॉल्व हुआ जुडिशियल डिसीजंस जो थे जो कस्टम्स जुडिशियल डिसीजंस जो थे वो रादर लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट में चेंज होते हैं. ठीक है. देन अब हम लोग समझते हैं कि लॉ कॉमन लॉ होता क्या है. कॉमन अगर आप वर्ड से ही पकड़ सकते हैं. कॉमन मतलब जनरल और शेयर्ड और लॉ मतलब रूल ऑफ कंडक्ट. ठीक है. यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी ले सकते हैं. कॉमन लॉ रेफर्स टू दैट बॉडी ऑफ लॉ which is developed by judges through judicial decision and it is based on custom precedent and the principle of justice rather than codified status. अगर मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाऊं तो कॉमन लॉज कोई स्टैट्यूट्स नहीं है, कोई लॉज बनाए नहीं गए हैं. जस्ट ये ब्रिटिश जब कॉलोनियल रूल था तो जो भी वहाँ के जो जजेस रहते थे जो वहाँ के लोकल मैटर्स में या कोई भी सब्जेक्ट मैटर में जब वो डिसीजन देते थे तो वो डिसीजन फर्दर नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट मैटर जो सेम जिसके फैक्ट सेम रहते थे तो उस पे अप्लाई हो जाता था. जस्ट लाइक प्रेसिडेंट जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया है. जैसे प्रेसिडेंट हम लोग देखते हैं वहां पे जो भी रूलिंग रहती है कोर्ट्स की हायर कोर्ट्स की वो लोअर कोर्ट्स में एप्लीकेबल हो जाती है. मतलब उनको फॉलो करना रहता है until the facts are same. तो सेम एज जब यहाँ पे कॉमन लॉज वही है जो कि पहले किसी केस में बताए गए हों और नेक्स्ट केस में उन चीजों को फॉलो अप किया गया हो. ठीक है. इसके बाद एक और जजमेंट है ब्लैक डिक्शनरी का आप लोग चेक कर सकते हैं. कॉमन लॉ इज दैट द बॉडी ऑफ लॉ developed by judges through decision of courts and similar tribunals. सेम एज जैसा मैंने समझाया कि कॉमन लॉ कुछ नहीं है बस वो जजेस के द्वारा जो डिसीजंस आए हैं उनके कोर्ट से बस वही है. मतलब वो फॉलो अप होते जाता है. ठीक है. अगर हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएं तो हम लोग इसे देखते हैं. ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुआ था इंग्लैंड में उसके बाद से ये फॉलो होते आ रहा है. उसके पहले वहां पे फ्रैगमेंटेड लोकल कस्टम्स यूज होते थे. ठीक है. अ, इसके बाद अगर हम लोग आ जाएं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीजों को सुन करके क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है तो आप लोग इसे वेट करें क्योंकि ये आपके सेमेस्टर वाइज ही मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो पहला जज मेड लॉ जहाँ पे जज के द्वारा ही जो लॉज है वो बनाए जा रहे हैं. सेकंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस वेयर कोर्ट्स फॉलो प्रीवियस डिसीजन ऑफ फॉर कंसिस्टेंसी. मैंने आपको जैसा पहले समझाया कि जो डिसीजन किसी कोर्ट के द्वारा किन्हीं फैक्ट सिमिलर फैक्ट्स में आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट सिमिलर फैक्ट में वो चीज कंक्लूड होकर के आगे चला जाएगा. केस बेस्ड रीजनिंग क्योंकि पिछले केस में जो चीज बीती है नेक्स्ट केस पे उसको देखा जाएगा कि क्या ऐसे ही कुछ हो रहा है उस बेसिस पे नेक्स्ट केस का जो डिसीजन है वो बनाया जाएगा. ठीक है. अनरिटन नेचर यहाँ पे लॉज कोडिफाइड नहीं होते थे अनलाइक सिविल लॉज. अभी के टाइम पे लॉज कोडिफाइड है उनके बेसिस पर डिसीजन कोर्ट में होते हैं. ठीक है. ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके. इसके बाद इसके सोर्सेस कि कॉमन लॉ कहाँ से प्रेजेंट होते हैं.
सबसे पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट, जैसा मैंने बताया कि पास्ट जजमेंट जो भी आ रहे हैं उनके आधार पर नए लॉज और नई रूलिंग दी जा रही है, ठीक है। देन कस्टम, कस्टम के आधार पर भी लॉज बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट सिचुएशन में किसी कस्टम पे लॉ बना रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सप्तपदी का। हिंदू मैरिज में ही सप्तपदी एज अ रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज माना जाता है, जहाँ पे जो शादी है जब तक वो सप्तपदी यानी कि 7 फेरे जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक उस शादी को कंप्लीटेड नहीं माना जाता है। तो ये पहले एक कस्टम था, अभी भी कस्टम है, बट इसे अब एक लॉ के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। तो वो जस्ट मोरल फेयरनेस इंटीग्रेटेड इनटू लॉ, यहाँ पे बस लॉ को जो है ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर कॉमन लॉ से और आगे बढ़ें तो ये बस सिंपली मैं बोलूँ तो सिविल लॉ से बहुत डिफरेंट है और ये वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन के लिए बस यही है कि कॉमन लॉज विथ इट्स रूट judicial wisdom remains a dynamic, evolving, and adaptable system. Its influence extends globally, inspiring mixed legal system that combine tradition, fairness, and flexibility to meet modern needs. Just like common laws का जो concept है वो बस इतना ही है और common laws वैसे ज़्यादा कहीं पे एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए हमने इसे बस ऊपर ऊपर से कवर अप किया है। तो अगर आपको इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कोई क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं और वो भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लीगल मेथड्स में नहीं पढ़ना है, बस हमें इसके सेलिएंट फीचर्स जो होते हैं उन्हें जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे ये काम करता है और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो पहला फीचर है वो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इस हमारे जो भारत का जो संविधान है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को फॉलो करता, उसमें वो भी ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप भी है, राइट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्यूटीज है। मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया की मतलब कैसे हमारे भारत में जितनी भी लोग हैं उनके आधार पर जो विविधता है उसके आधार पर इसे बनाया गया है। जो जितने भी डिफरेंट पीपल्स हैं उनके बेसिस पर इसे बनाया गया है कि सबके लिए ये चीज रहे, ठीक है। जब ये बना था तो ये 395 आर्टिकल्स, ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, बट अभी करेंटली 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर है एंड इसी वजह से इसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। देन फिर एक चीज और है इसके लॉन्गेस्ट होने का, क्योंकि ये इतना डिटेल्ड है, इसमें स्टेट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है, ठीक है। हर चीजों को मिला दिया जाए, इस वजह से ये इतना लंबा आता है, लंबा है। देन फिर हम जो हमारा सेकंड सिलियन फीचर है वो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड सोर्सेस, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनी सोर्सेस मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उनसे ड्रॉन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमने फ्रांस से, फ्रांस फीचर जो था उसका ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फ्रांस फीचर जो है। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम को ये किया है, कॉपी किया है, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देन फिर हम लोग आते हैं यूके फीचर में, जहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड बाई कैमरलिज्म को फॉलो किया, जहाँ से हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया, ठीक है। मैंने अपने पिछली वीडियो में लेजिस्लेचर को समझाया है, कस्टम समझाए हैं और प्रेसिडेंट भी समझाया, तो आप वहां पर पे जाकर के उसे देख सकते हैं। देन फिर यूएसए फीचर से हमने फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू को लिया है, जबकि हमने आयरलैंड से पैरेटिव प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड मेथड डीपीएसपी को फॉलो अप किया है। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम उठाया है एंड स्टेट गवर्नर अपॉइंटमेंट्स जो जैसे वहां पे किए जाते हैं उसे फॉलो अप किया है, ठीक है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस एंड राइट्स एंड सस्पेंशन ये उठाया है, ठीक है। देन फिर आता है ऑस्ट्रेलिया फीचर। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट पार्लियामेंट सेशंस ये बोरो किया है।
एंड रशिया फ्यूचर, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस आइडियल्स। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपके लिए ये बेस्ट है, जहाँ पे आप फीचर्स को लिख सकते हैं, जहाँ से आपका ये थोड़ा वास्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फेडरल विथ अ यूनिटरी बायस। क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे केवल एक रिजिड सिस्टम के होने से वो चलेगा नहीं। अगर केवल वो फ्लेक्सिबल रहे तो भी नहीं चलेगा, रिजिड रहे तो भी नहीं चलेगा। ये एक ब्लेंड है, मिक्स्ड ब्लेंड है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है। अब मैंने क्यों कहा कि ये फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी बायस्ड है? क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटर के पास पावर नहीं रहेगी तो स्टेट कभी कभी जो है वो अपनी मनमानी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं, अगर कभी हमारा जो है वॉर छिड़ जाता है पाकिस्तान के साथ में, और पंजाब हो या राजस्थान हो, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे आ जाओ भैया, आप लोग आ जाओ, अटैक करो। अब वो इंडिया मतलब सेंटर से अपना रिलेशन खराब कर देंगे। तो यहाँ पे देश पे खतरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सेंटर के पास में ये ज्यादा पावर है कि वो जब इमरजेंसी लगाएगी तो स्टेट का जो पावर है वो सीधे सेंटर के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है कि इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये फेडरल तो है बट यूनिटरी भी है, मतलब जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज ज्यादा है, ठीक है। मतलब अनलाइक मैं इसे ना कहूँ कि ये बस फेडरल नहीं था, यूनिटरी भी है, ओके। देन जैसा कि मैंने बोला, इमरजेंसी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 में, तो पावर जो है सेंटर के पास में आ जाती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ फीचर पे, जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे जो हेड हैं वो दो होते हैं। एक सबसे पहले हमारे रियल हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉमिनल हेड हो गए हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो भी अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी मोशन है वो उन पे रिलाई करता है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो, अगर वहां पे अकाउंटेबिलिटी उनकी रहती है लेजिस्लेचर को लेकर के, ठीक है। यह आर्टिकल 74 75 में मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। देन फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो आपके बेसिक्स, जो आप को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अ, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये ओरिजिन जो हुआ था यूएस बिल जो था, उससे ये बोरो किया गया है, ठीक है। सॉरी, मैंने फ्रेम फ्रेम चेंज नहीं किया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ, तो हम लोग जिस पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल राइट में एक दो तीन केस लॉज हैं, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले आप मेनका गांधी देख सकते हैं। मेनका गांधी में क्या हुआ था कि उनका जो पासपोर्ट है वो कंपाउंड कर लिया गया था, जिस चक्कर में उन्होंने आर्टिकल 21 के अंडर एक फाइल किया था केस। तो इस पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में या जब भी आप इसे डीपली पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको वहाँ पे वो पढ़ना है, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। देन फिर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी पे। डीपीएसपी जस्ट नॉन जुडिशियबल सोशियो इकोनॉमिक गोल्स गाइडिंग वेलफेयर गवर्नेंस, जहाँ पे जो पार्ट 4 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि एक ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट के पास में कि आपको कंट्री के वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, ठीक है। देन फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आती है आर्टिकल 51 ए में, जो कि पार्ट 4 ए भी है, जहाँ पे आप 42nd अमेंडमेंट के जरिए इन्हें ऐड किया गया था कि आप जब ये क्यों किया गया था, क्योंकि जब कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के पास, कि अगर उनका राइट वॉयलेट होता है तो वो उन्हें क्लेम कर सकते हैं, वो स्टेट के ऊपर फाइल कर सकते हैं केस। तो उनके पास कुछ ऐसी ड्यूटीज भी होनी चाहिए जो उनके देश के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन फिर सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि, ये नहीं, सॉरी, सेक्युलर स्टेट जस्ट अगर मैं समझाऊं तो जहां पे जो स्टेट है उसके पास वो उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा।
और अगर ट्रीट करता है तो वो इक्वली ट्रीट करेगा, किसी के साथ में एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ और भी फीचर्स हैं इसके, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रिएम्बल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कैरेक्टर। ये सारे इसके फीचर्स थे। मैंने आपको जितने फीचर्स समझाए वो सफिशिएंट है आपके लिए अभी के टाइम पे। हम जब आगे इसे और डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आप लोग चाहें तो एक ब्रेक लेकर के भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता क्या है, अगर इसे हम साधारण भाषा में समझें, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ जहाँ पे रूल कर रहा हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये एबी डाइसे के द्वारा आया था, जहाँ पे उनका ये मानना था कि लॉ जो है वो रूल करेगा। लॉ ऑफ रूल अलग चीज है और रूल ऑफ लॉ अलग चीज है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब वही जहाँ पे लॉ रूल कर रहा है हर चीजों को। इसका फंडा बहुत सिंपल है। इसमें बस यही है कि नो वन इज अबव द लॉ, रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, इट इज सब्जेक्टेड टू द सेम लीगल स्टैंडर्ड। मतलब लॉ की नजरों में हर कोई इक्वल है, ठीक है। पूरे कंट्री में, चाहे वो कोई करोड़पति आदमी हो, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या एक नॉर्मल साधारण सा आदमी हो, हर कोई लॉ की नजर में सेम है। एवरी वन इज इक्वल टू लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। हमारे राइसी साहब का यही कहना था, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो, क्योंकि सॉवरेन स्टेट आया, सॉवरेन स्टेट अगर रहेगा तो वहां पे उसे रूल करने के लिए कोई डिक्टेटर या कोई और नहीं चाहिए, उसे लॉ चाहिए। जब लॉ रहेगा तो वो रूल बहुत सही तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारे जो अल्बर्ट वेन डाइसी, एबी डाइसी जो है, उनके द्वारा ये फर्मेंटेड है, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, बस इतना जानना काफी है। बट इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। नो वन इज अबव द लॉ, लॉ इज द सुप्रीम। मतलब लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर, मतलब जो ग्रैंड नॉर्म है वो लॉ है जो सबसे ऊपर में है, ठीक है। सेकंड थिंग इज, सेकंड, सॉरी मैंने वो पार्ट को आगे कर दिया, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला पॉजिटिव कॉनोकेशन में और दूसरा नेगेटिव में। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यही होता है जहाँ पे हर एक पर्सन, हर एक पर्सन, चाहे वो हमारे स्टेट में, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक गरीब आदमी हो, हर एक कोई लॉ की नजर में इक्वल है। कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। लॉ किन्हीं को भी फेवर नहीं करेगा कि आप, अच्छा आप पीएम है तो हम आपको फेवर कर रहे हैं, आप गरीब आदमी हो तो आपको हम फेवर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोर्ट में लॉ की नजर में हर एक पर्सन इस कंट्री का सेम है। देन सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन को अगर मैं समझाऊं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तीन लोग हैं, तीनों मैच देख रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच उन्हें देखने जाना है एक स्टेडियम में, और वो स्टेडियम में वो लोग सीट ना होने के कारण बाहर से मैच देख रहे हैं, और उस स्टेडियम की जो दीवार है वो ऊंची है। वहां पे तीन लोग हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है। एक बहुत लंबा लड़का है, एक उससे छोटा है, एक सबसे छोटा है। आप उसे सीढ़ियां प्रोवाइड करेंगे, स्टूल प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आप तीनों को इक्वल स्टूल प्रोवाइड करेंगे? इस पे आप सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है। तो क्या आप उन्हें इक्वल स्टूल प्रोवाइड करेंगे? नहीं जी, आप उन्हें इक्वल टूल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि तीनों का स्तर को एक जगह पे लाना। मतलब तीन लोग जो हैं वो डिफरेंट हाइट के हैं। तो अगर हम सबसे बड़े वाले को भी वही स्टूल देते हैं, छोटे वाले को भी वही स्टूल देते हैं और सबसे छोटे वाले को भी वही स्टूल देते हैं, तो वो वहां पे सही नहीं होगा, वो तो भी वो नहीं देख पाएंगे। हमें उन्हें उनके साइज के अकॉर्डिंग, जो सबसे छोटा है उसे सबसे बड़ा, जो उससे छोटा है उससे थोड़ा छोटा, और जो सबसे लंबा है उसे थोड़ा छोटा स्टूल,
ऐसे करके उन्हें जो सीढ़ियाँ या स्टूल है वो प्रोवाइड करना, जिससे वो एक हाइट पे आकर के मैच देख पाएँगे। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। इसके बाद में ये जो 2 फीचर्स हो गए, इसके बाद में हमारा आ गया प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इसको अगर मैं समझाऊँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इमर्ज फ्रॉम द कोर्ट्स एंड लीगल प्रोसेसेस, नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। डाइसी साहब का ये जो 2 था, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे देखें और समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? देन फिर हम लोग जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, उस पे आते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि पावर का जो है वो मतलब सेपरेट कर दिया गया है। उनमें जो है कहीं भी मतलब जो जुडिशरी है, जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों का जो पावर है वो बाँट दिया जाए। वो उस पे फर्दर आगे चलकर वो कहीं भी किसी को इंटरप्ट ना करें। ठीक है? यही है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या इंडिया में हम लोग ऐसा देखते हैं? क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे इंटरप्ट नहीं करता, या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे इंटरप्ट नहीं करता, या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे इंटरप्ट नहीं करता है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसे हम लोग अगर समझें तो ये है भी और नहीं भी। ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है? बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग अगर समझें तो जो पावर है स्टार्टिंग में, वो बेस्ड था हमारे जो किंग और क्वीन थे उनके हाथों में। पहले के जो पावर था वो किंग एंड क्वीन के हाथों में बँटा हुआ था। फिर धीरे-धीरे मोनार्क सिस्टम जो है वो चेंज होता आया। लोगों में लिबर्टी की भावना जागी, उन्हें चाहिए थी लिबर्टी, फ्रीडम। तो मोनार्च वहाँ से खत्म होना शुरू हुआ। लास्ट में हमने पढ़ा था एविडाइसी के फॉर्मूला, तो लॉ के ऊपर बात हुई थी। तो जॉन लॉक आए, मॉन्टेस्क्यू आए, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो है बहुत ही मतलब प्रोत्साहन किया कि भाई इसे प्रमोट करो, सेपरेट करो पावर को, क्योंकि अगर पावर एक ही हाथ में रहेगी, लेजिस्लेचर की पावर मतलब रूल बनाने की पावर, उसे एग्जीक्यूट करने की और उस पे ही जज करने की पावर अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वहाँ पे बायसनेस आ सकती है। ठीक है? इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम हमारा डिवाइडेड है 3 पार्ट में, 3 ऑर्गन्स में। पहला लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी जो इंटरप्ट करता है एंड देखता है कि ये लॉ सही है कि नहीं, फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है कि नहीं, बाय जुडिशियल रिव्यू। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बेसिक्स इनका समझ चुके हो। इसके बाद हम लोग आते हैं इस बात पर कि सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो ये इसका जस्ट बेसिक्स था। अ, अगर आप चाहते हो इस पे भी एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक-एक वीडियो में पूरा सेमेस्टर का जो टॉपिक्स है उसे ओवरऑल कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? तो जस्ट आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं। देन फिर हम लोग अगर इसके आगे बढ़ें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेजिस्लेचर को जैसा मैंने समझाया कि लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव बस उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। और जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल है, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वहाँ पे उस पे डिबेट चलेगा, डिबेट के बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद बिल पास होता है, तो फिर प्रेसिडेंट से उसे सिग्नेचर कराया जाएगा। ये है प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ पावर से हट करके मैं बता रहा हूँ लेजिस्लेचर का प्रोसेस कि कैसे कोई बिल जो है वो पास होकर के एक्ट बनता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है? अगर हम लोग अब वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है तो हम शॉर्ट कवर करते हैं। अगर आपको इस पे नया कुछ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इस पे नई वीडियो बना करके पर्सनली हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है? नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नेचुरल मतलब क्या? नेचर। सबसे पहले अगर हम वर्ड पकड़े तो नेचर। जहाँ पे जो जस्टिस है वो दिखे कि वो रीज़नेबल है, वो ऑन टाइम, ऐसा ना हो कि वो जस्टिस होने के बाद लगे कि कोई फ़ायदा ना हो उस चीज़ का। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे विद इन टाइम हो और नेचुरल लगे, ठीक है? इनमें दो डॉक्ट्रिन
सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा जो लैटिन टर्म है उसे देखते हैं। इसका मतलब है क्या? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है हियर द अदर साइड। मीन्स अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं और आप केवल अपनी ही बातों को किसी और को समझाए जा रहे हैं बिना उससे ये पूछे कि तुम्हें समझ आ रहा है, और अगर आप कहीं डिबेट कर रहे हैं और केवल आप खुद ही डिबेट करते जा रहे हैं, सामने वाले को आपने चुप करा दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको वहाँ पे उनकी बातों को भी सुनना है। जस्ट ये लैटिन मैक्सिम यही बोलता है, ऑडियो एल्ट्रम पार्टम जो है यही बोलता है, हियर द अदर साइड। कोर्ट में यही फॉलो होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे भी सुना जा रहा है और जो विक्टिम है उसे भी सुना जा रहा है, ताकि दोनों की बातों को सुन करके एक प्रॉपर नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, ना करके कोई भी बायस। ठीक है। सेकंड है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुवा। इस मैक्सिम का मतलब ये होता है, no person shall can be judge in their own case या cause। अगर कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मैंने एक एक्सीडेंट, नहीं एक्सीडेंट के एग्जांपल नहीं लेते, मैंने एक मर्डर कर दिया है, और वो मर्डर जब पुलिस की हिरासत में आया, सॉरी, फॉर एग्जांपल एक जज है, वो जज अपने ही बेटे का केस जो है, ठीक है, मतलब उनका जो बेटा है उसका केस, वो एक एडवोकेट है और वो उसी कोर्ट में फाइल करता है अगर आइदर केस, तो वहां पे उनके जो फादर हैं वो ये दे सकते हैं कि ये केस को कहीं और मूव करके किन्हीं और के कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है। ये भी एक तरीका है नेमोजोडेक्स सिंकोसा सुबह का जो एक एग्जांपल है। और दूसरा है कि आप खुद के केस में जज नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो आप समझ आ रहे होंगे ये। देन फिर हम लोग रूल ऑफ इक्विटी पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ इक्विटी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जो रूल ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, वो इसी टाइप का है। इक्विटी मतलब आप सभी को लेकर के, मतलब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप 3 लोग हैं, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेयर दे रहे हैं अलग-अलग साइज़ के। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं इस पे देता हूँ कि एक बच 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, ठीक है? दोनों को स्कूल जाना है, दोनों के पास शूज़ नहीं है। आप जो शूज़ है उनके, वो आप उन्हें अलग-अलग साइज़ के दोगे, क्योंकि उनके जो पैर है वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक क्यों? क्योंकि आप उन्हें इक्वली ट्रीट कर रहे हो। आप उन्हें अगर एक ही साइज़ के शूज़ देते तो किन्हीं के लिए वो छोटा होगा, किन्हीं के लिए बड़ा होगा। तो इक्विटी बस यही है कि जहाँ पे आप सभी को सेम लेवल पे ला रहे हो। ठीक है?